हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक स्पेस में जो ओपन स्पेयर एंड क्लोज स्पेयर पढ़ रहे थे उसी के अंदर हमने सीक्वेंस का पार्ट हमने शुरू किया था कि कोई भी मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन होती है और कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो आज हम उसके ऊपर एक जनरल थ्योरम करेंगे जो मोस्ट ऑफ आपसे पूछी जाती है कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है तो वो यूनिक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, मतलब यूनिकली कन्वर्ज करती है, मतलब जब उसकी जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी, वन एंड ओनली वन होगी। तो अब हम उसकी थ्योरम मैट्रिक स्पेस में प्रूव करेंगे। क्या है? एनी मैट्रिक स्पेस एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ यूनिकली कन्वर्ज। तो थ्योरम क्या है? एनी मैट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनी मैट्रिक स्पेस every convergent sequence has unique limit, ठीक है, एज ए यूनिक लिमिट। मतलब कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी वो यूनिक पॉइंट होगा। कोई 2 पॉइंट या 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी, ओनली यूनिक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है और हम इसको अब प्रूव करेंगे। तो प्रूफ देखो, हम मान के चल रहे हैं कि हम मान के चल रहे कोई एक हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो 2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, डिफरेंट 2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। हम दिखाएंगे कि जो हमने माना है वो गलत माना है, 2 डिफरेंट पॉइंट पे कभी भी कन्वर्ज नहीं कर सकती, ठीक है। तो देखो, लेट XD बी मैट्रिक स्पेस and action is a convergent sequence in XD, ठीक है। तो हमारी जो एक्शन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इन मैट्रिक हमारी डी में। सपोज दैट हम सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो 2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। सपोज दैट लिमिट ऑफ एक्शन इज इक्वल टू एक्स, एक हमने मान लिया x या फिर आप मान लो x1, ठीक है। एंड लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू x2, या फिर इनका और नोटेशन दे दो, क्योंकि x1 और x2 तो हम हमारी सीक्वेंस की पहली और दूसरी टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम x दे दिया और इसको नाम दे रहे हैं x डैश दे दो, ठीक है, या फिर y दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नोटेशन हो, x डैश दे दिया। तो हम मान के चल रहे कि हमारी जो सीक्वेंस है एक्शन वो 2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। कौन कौन सा? एक्शन इज इक्वल टू x और एक्शन इज इक्वल टू x डैश, 2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, जो क्या है, जहाँ वेयर x नॉट इक्वल टू x डैश, ये कंडीशन जरूरी है, ठीक है,
ये हम मान के चले। अब देखो, अगर दो पॉइंट डिफरेंट है तो उनके बीच में जो मैट्रिक डिफाइन होगी, क्या वो 0 हो सकती है? देन डी ऑफ एक्स डैश इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों होगी? देखो, ये हमने मैट्रिक की डेफिनेशन में ही पढ़ा है। कोई भी डी है वो मैट्रिक डिफाइन करती है, तो डी है हमेशा एक्स वाई वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। और ये 0 कब होती है? डी ऑफ एक्स वाई इज 0 इफ एंड ओनली इफ एक ही कंडीशन में होती है, एक्स बराबर वाई पे। आई ना बात सुनने? तो डी ऑफ एक्स वाई तभी 0 हो सकती है जब दोनों एक्स और वाई बराबर हो। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि एक्स और एक्स डैश बराबर नहीं है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। और 0 नहीं हो सकती तो या तो छोटी होगी या बड़ी होगी, मतलब 0 से बड़ी होगी या छोटी होगी, लेकिन छोटी हो नहीं सकती क्योंकि हमेशा मैट्रिक है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, नॉन नेगेटिव। तो अपने पास क्या कंडीशन आई फिर? डी ऑफ एक्स डैश है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। ये बात हमारे पास आ चुकी है। अब देखो, हम जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे इसमें। तो पहले तो मैं आपको वो डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो क्या होती है? कोई भी एप्सिलॉन है, कोई भी एप्सिलॉन रैंडम कोई भी हमें गिवन है, मान लो, ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसके रिस्पेक्ट में एक नेचुरल नंबर एन नोट मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये क्या है? नेचुरल नंबर ऐसा होता है कि इसके बाद के जितने भी एन आएंगे उनके रिस्पेक्ट में जो एक्स एन है सीक्वेंस की टर्म, और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करती है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाना चाहिए। जो डिफरेंस है किसके बीच में? एक्स एन और जो एक्स एन जहाँ पे कन्वर्ज करती है एक्स, इसके बीच में है वो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। ये एन नोट एक पीक पॉइंट है, ये मान लो आप, या लोएस्ट पॉइंट है। इसके बाद के जितने भी एन आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी एक्स एन और एक्स के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि जो मैट्रिक जो वैल्यू देगी वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तब हम बोलते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस एक्स एन है वो एक्स पे कन्वर्ज करती है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए। तो ये तो हमारी थी एक डेफिनेशन, किसके लिए? कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे इन दोनों पॉइंट के लिए। ये हमारे क्या है? जहाँ पे कन्वर्ज करती है वो वाले पॉइंट है दोनों ये। ठीक है, अब देखो हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे चूज करेंगे। ये देखो, फॉर गिवन एप्सिलॉन होता है ना, कोई भी रैंडम, कोई भी हम मान के चलते जो हर एक के लिए ट्रू होती है, तो हम एप्सिलॉन को इसका हाफ मानेंगे। ठीक है, ये तो क्या है? कोई पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है तो एप्सिलॉन भी अपना क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसका हाफ भी पॉजिटिव होगा। तो हम लेट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स डैश का हाफ। ठीक है, ये यहाँ पे x पे कन्वर्ट करती है। देन देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट कि d ऑफ xn और x के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन से छोटा फॉर ऑल n1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। एक बात हो गई। अब इसके लिए देखो, दूसरी बात के लिए, दूसरी के लिए क्या होगा? यही एप्सिलॉन है, इसी एप्सिलॉन के लिए एक दूसरा देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट डी ऑफ एक्सन और एक्स डैश इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। इन दोनों बात की आप मतलब समझो। मतलब जब हमारा
n1 से बड़ा होगा तब xn और x के बीच में जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और दूसरी बात का मतलब क्या है, जब हमारा x है वो जब हमारा n वो n2 से बड़ा है तब हमारे जो xn और x डैश के बीच में डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये कब है, जब n हमारा इसमें तो n1 से बड़ा है और इसमें n2 से बड़ा है। अगर हम इन दोनों का सुप्रीमम या मैक्सिमम ले लें n1 और n2 का, तो उससे बड़े n के लिए भी ये दोनों बात लागू हो रही है ना, ठीक है। देन चूज m नाम दे दो, ठीक है। m इज मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2। तो इसके लिए क्या होगा, तो m से बड़े n के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होने वाली है। तो हम ये भी चीज़ देख सकते हैं कि x डैश जो है d, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई ट्रायंगल इनक्वालिटी, इसमें xn ऐड कर देंगे, xn घटा देंगे, या फिर d ऑफ x xn और प्लस d ऑफ xn x डैश। ये क्या है, ट्रायंगल इनक्वालिटी से है ना, ये तो सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिया है हम xn, ठीक है। तो ये ट्रायंगल इनक्वालिटी से ऐसे लिख सकते हैं। और एक बात और कि जो d है वो सिमेट्रिक होता है, मतलब d ऑफ xn या फिर d ऑफ xn x, इसकी वैल्यू सेम होगी। और एक बात और कि हमारा जब n m से बड़ा होगा तो ये नंबर भी लेस देन एप्सिलॉन होगा और ये नंबर भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये n को अगर m से बड़ा ले लें तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, और वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा n है वो m से बड़ा होगा, क्योंकि अगर m से छोटा हुआ, मान लो इनमें से कोई एक होल्ड नहीं होगा, है ना बात समझो, तब अगर m से बड़े n है तो उनके रिस्पेक्ट में ये एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन आ गया। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है हमारे पास है, डी एक्स डैश बाई 2। ये क्या है, डी एक्स डैश बाई 2, और ये 2 एप्सिलॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये क्या था हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या आ गया, डी ऑफ एक्स डैश, ये तो लेस देन इक्वल टू था, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली लगा हुआ है, स्ट्रिक्टली साइन है ना, तो इसको हम स्ट्रिक्टली ही लिखेंगे, इक्वल टू नहीं लिख सकते, ठीक है। स्ट्रिक्टली लिखा और ये 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया, डी ऑफ एक्स डैश। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली क्या है कि ये और ये वाला नंबर दोनों सेम है और रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर खुद से छोटा नहीं होता, ठीक है। उसमें ऑर्डर रूल होता है कि कोई 2 नंबर उनके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, खुद कभी भी खुद से छोटा नहीं होता। तो ये वाली तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब हमने तो सपोज ही गलत कर लिया, मतलब सपोज क्या किया था, सपोज दैट लिमिट xn इज इक्वल टू x और लिमिट xn इज इक्वल टू x डैश, तो उसकी कभी भी 2 लिमिट हम अलग अलग नहीं ले सकते, मतलब x नॉट इक्वल टू जो हमने लिया था वो गलत लिया था, इसका मतलब x इज इक्वल टू x डैश। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दैट x नॉट इक्वल टू x डैश, ठीक है। तो कुल मिला के अपने पास क्या आ गया, इसका मतलब लिमिट ऑफ xn इज यूनिक, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो आपके हर फील्ड में आएगी, जैसे कि आपके पीछे सीक्वेंस एंड सीरीज में आ चुकी है, फंक्शंस में आ चुकी है, और अभी ये मैट्रिक स्पेस में आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगी। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके अभी है, आपका शुरू नहीं किया शायद, तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये चीज़ें आने वाली हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखो। यहाँ पे
सिंपल सा एक ही ट्रिक यूज होती है कि इसको हम सपोज कर लेते हैं 2 लिमिट है डिफरेंट है और फिर उसमें एप्सिलॉन है वो इनका हाफ ले लेते हैं, जो भी इसके बीच में जो दूरी होगी उसकी हाफ ले लेंगे हम एप्सिलॉन को, और बाकी जो प्रोसेस जो हमारा है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ पे है, बेसिक इन द सेंस मतलब जो डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो उसी के ऊपर हमारी ये थ्योरम है। तो ये आज की हमारी